मयंक 24 साल के हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। अब अगस्त में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आना शुरू हो गई। इस खांसी में बलगम भी निकलता था जो पीले रंग का था। सिर में दर्द शुरू हो गया। 2 दिन बाद बुखार भी आ गया। मयंक को लगा उनको कोविड हो गया है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना RT-PCR टेस्ट करवाया, पर उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। डॉक्टर को दिखाने पर उनके कुछ टेस्ट किए गए। टेस्ट में पता चला मयंक को चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है, जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो गया। चेस्ट इन्फेक्शन आमतौर पर फेफड़ों या फिर एयरवेज में आई सूजन के कारण होता है। एयरवेज यानी वो रास्ता जो नाक और गले से होते हुए फेफड़ों तक जाता है। मयंक चाहते हैं कि हम चेस्ट इन्फेक्शन पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसका कोई बचाव है, डॉक्टर्स से बात करके लोगों को बताएं। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छाती में 2 बड़े ऑर्गन होते हैं। एक तो फेफड़े हो गए, दूसरा हार्ट हो गया। अब जब किसी भी प्रकार का फेफड़े का इन्फेक्शन होता है, जिसे हम सामान्यतः निमोनिया कहते हैं, उसे लोग सरल भाषा में चेस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर वो वायरस से होता है तो वायरल चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, अगर वो बैक्टीरिया से हो गया तो बैक्टीरियल चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, टीबी से हो गया तो टीबी चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। तो जिस भी बैक्टीरिया, जो भी कॉजेटिव एजेंट होता है, तो उसके नाम पे ये प्रकार दे दिया जाता है और उसी के हिसाब से होता है। मेनली कई बार जिनको निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लक्षण कम दिखाई देते हैं, कई बार लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं, निमोनिया कम तो एटिपिकल निमोनिया होता है, कई बार टिपिकल निमोनिया होता है। तो अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशन होती है, तो उसी तरीके से वेरिएट करते हैं। अगर मान लीजिए फेफड़े का कोई एक छोटा सा पार्ट इन्वॉल्व है तो उसको लोबार निमोनिया बोलेंगे। तो जिस तरीके का साइट है उसके इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी उसके प्रकार डिवाइड होते हैं। इन्वॉल्व एजेंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके हिसाब से भी डिवाइड होते हैं। तो इस प्रकार से इनके बहुत सारे डिवीजन, क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। इसका होने का जनरली कारण ये होता है, जैसा हम सभी जानते हैं कि फेफड़े जो है सामान्यतः एयरवे के थ्रू एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं। और जैसा कि हमको पता है कि वातावरण में बहुत सारे इन्फेक्टिव एजेंट हैं। कोविड था तो कोविड के टाइम पे जो इन्फेक्शन हो रहा था नाक के द्वारा आ रहा था और फेफड़ों को संक्रमित कर रहा था। क्योंकि सबसे ज़्यादा खुले हुए ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं वायरस और बैक्टीरिया के साथ, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इनके लंग्स के देखे जाते हैं। तो जैसे कोविड के कारण हो गया, टीबी के कारण हो गया, तो फंगस के कारण हो गया, बैक्टीरिया के कारण हो गया। तो अलग अलग प्रकार हैं निमोनिया होने के। लक्षण में अपन ज्यादातर देखें तो हमको सांस चलना, फेफड़े में इन्वॉल्वमेंट के बाद सांस चलना, खांसी आना, खांसी में बलगम आना, बुखार आना, यह लक्षण सामान्यतः इनके निमोनिया या चेस्ट इन्फेक्शन के साथ देखे जा सकते हैं। हेल्थ रिस्क इसमें ये होता है कि जैसे कोई भी पेशेंट डायबिटीज से है, हाइपरटेंशन है, या किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी जैसे किडनी की डिसीज है, लीवर की डिसीज है, जिसमें इम्यूनिटी अगर पेशेंट की कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो उसमें पेशेंट को निमोनिया या चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सबसे पहले तो इलाज अगर समझ लें तो इलाज सीधे एंटीबायोटिक देना है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल्स देने हैं, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल देने हैं। हमको जैसे कि पता है कि बच्चों को और बूढ़ों को सबसे ज़्यादा निमोनिया होता है, तो बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए वैक्सीनेशन सरकार ने चला रखा है शेड्यूल, तो सबको पता है कि बच्चों का वैक्सीनेशन होता है। इसी तरीके से एडल्ट वैक्सीनेशन जो फॉरेन में, जो विदेशी कंट्री में लोगों को, जो एडल्ट्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन निमोनिया का कराते हैं। तो हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन तो अवेलेबल है लेकिन लोगों की जानकारी में नहीं है और सरकार के द्वारा किसी प्रकार के कैंपेन में नहीं किया जाता है। इसलिए एडल्ट वैक्सीनेशन ही इसका बचाव है। निमोनिया के कई वैक्सीन्स आते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स होते हैं, तो इनके थ्रू कोविड वैक्सीन हो गए तो इनसे हम इनका बचाव कर सकते हैं। कोविड के समय में निमोनिया एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है।
क्योंकि कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद बहुत लोगों को निमोनिया हो रहा है, जिसे हम कोविड निमोनिया कह रहे हैं, और उनकी हालत बिगड़ रही है। ऐसे लोगों में मृत्यु दर भी ज़्यादा है, पर ज़रूरी नहीं है कि निमोनिया केवल कोविड के केस में ही हो। चेस्ट इन्फेक्शन के जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उन पर नज़र रखें। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, देरी ना करें। बेहतर यही है कि आप डॉक्टर से पूछकर निमोनिया और कोविड की वैक्सीन लगवा लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमें सेहत पर ऐसे कई लोगों के मेल्स आते हैं जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सारी कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पा रहे। अब इनमें से कुछ लोगों ने डॉक्टर को भी दिखाया, उनके कुछ टेस्ट हुए, पता चला कि उन्हें थायराइड है। वेट के साथ साथ उन्हें कुछ और लक्षण भी महसूस हो रहे थे, जैसे कि थकान। वो चाहते हैं हम थायराइड के बारे में उन्हें और जानकारी दें। इस पर हमने बात की डॉक्टर हर्षल से। डॉक्टर हर्षल बताते हैं कि थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है गले में। इसका काम होता है T3 और T4 नाम के 2 हार्मोन्स बनाना। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसका लेवल थोड़ा भी कम ज़्यादा हो जाए तो इसका सीधा असर हमारे शरीर के हर अंग पर पड़ता है। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हमारी बॉडी में T3, T4 की मात्रा बढ़ जाती है। ये ग्रंथि के ज़्यादा फंक्शन करने की वजह से होता है, या किसी ट्यूमर के T3, T4 बनाने की वजह से होता है। इससे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर हम भले ही कितना भी खाएं, हमारा वेट कम होने लगेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में T3, T4 हार्मोन कम बनने लगता है या बनता ही नहीं है। इस कारण मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं करता है, स्लो हो जाता है। अब इस केस में आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, पर आपका वजन कम नहीं होता, उल्टा और बढ़ता जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब इसका इलाज है एंटी थायरॉयड दवाइयाँ या फिर सर्जरी करके ग्लैंड निकाल देना। इससे बचने के लिए आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, डाइट में बदलाव लाना चाहिए। सप्लीमेंट के रूप में T3 और T4 टैबलेट ले सकते हैं, पर केवल अपने डॉक्टर से पूछकर। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्या एनर्जी ड्रिंक्स पीना आपकी सेहत के लिए सेफ है? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई है। अब ऐसे में कुछ लोग गटक जाते हैं एनर्जी ड्रिंक्स। मार्केट में तो इनकी भरमार है। इन ड्रिंक्स का मकसद होता है आपको एनर्जी देना, पर किस कीमत पर? इसके बारे में हमने बात की डाइटिशियन श्रेया से। श्रेया बताती हैं कि ज़्यादातर इन ड्रिंक्स में आपकी नॉर्मल कॉफ़ी से 5 गुना ज़्यादा कैफीन होती है, इसलिए इसको पीते ही आपको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी महसूस होती है, पर यह जल्दी ढल भी जाती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, दिल बहुत तेज़ धड़केगा, नर्वस फील होंगे। अब इन एनर्जी ड्रिंक्स में एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं टॉरिन। ये एक तरह का स्टिमुलेंट होता है, यानी उत्तेजना पैदा करता है आपके शरीर में। आपका जो नर्वस सिस्टम है, ये ड्रिंक उसको उत्तेजित करती है, इसलिए आपको एकदम से एनर्जी फील होती है। प्लस एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल में कम से कम 50 ग्राम शुगर होती है, इसलिए आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है, पर यह ज़्यादा देर नहीं टिकता, वापस नीचे गिरता है और तब आपको थका हुआ महसूस होता है, सिर चकराता है। इसलिए बेहतर है कि आप एनर्जी ड्रिंक से दूर ही रहें। इसकी जगह आप खुद को हाइड्रेट करें। इसके लिए पानी, नींबू का जूस, संतरे का जूस, काली गाजर की कांजी, चने और जौ का सत्तू और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।